हेलो भाई, कबीरा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम इसके पहले सिंध पर अरबों का आक्रमण में पहला टॉपिक लेकर आए थे। आप लोगों का प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छा रहा, आपने देखा भी बहुत अच्छा, और आप ही लोगों के सुझाव की वजह से हम सिंध पर अरबों के आक्रमण का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कासिम के प्रमुख अभियान, मतलब सिंध पर जब आक्रमण हुआ, भारत पर आक्रमण हुआ, तो उस भारत पर आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। हम बताए हैं कि सिंध का जो शासक था वह दाहिर था, लेकिन सिंध प्रांत का संस्थापक जो दाहिर का पिता चाज था, और दाहिर वहां पे शासन कर रहा था। लेकिन दाहिर के समय ही सिंध पर आक्रमण हुआ, और वह सिंध पर आक्रमण इस जगह पर हुआ। यह देवल या दावल पर हुआ, नीलू सिहवान या रावल ब्राह्मणवाद, अलोर या मुल्तान पर, यह सभी पर बारी बारी से दाहिर का, मोहम्मद बिन कासिम का दाहिर के प्रांतों पर आक्रमण हुआ। तो हम आज आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट लेके चलेंगे, क्योंकि यह एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए इसको पार्ट 2 करके लाए हैं। बहुत ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिएगा, और देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम अगला वीडियो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। इसी में चलते हैं हम कासिम का जो पहला अभियान है। ध्यान दीजिए, कासिम का जो पहला अभियान है देवल या दावोल पर आक्रमण। कासिम अपना सबसे पहला जो आक्रमण किया वह देवल या दावोल पर किया था। कासिम का यह पहला आक्रमण, यह आक्रमण करके इस प्रांत में वह जीता, और जीतने के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि कासिम ने सबसे पहले जजिया यही लगाया था। कासिम सबसे पहले जजिया यही लगाया, पहला जजिया कासिम यहाँ लगाया, और यह जीतने के बाद वह नीलू, सिहवास और शीशम जैसे प्रांतों के या जगहों पर वह आक्रमण करने का विचार करने लगा, और आक्रमण किया भी। यह आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद सिहवास का शासक दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। इसका शासक दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। यह प्रांत भी बजहरा कासिम द्वारा हराया गया। बजहरा कासिम के से पराजित हुआ, और शहवाज यह कासिम के अधीन हो गया। वह अपना अगला शिकार रावल को किया, अगला आक्रमण रावल पे किया, और रावल पे आक्रमण करने का वह कारण था क्या कि रावल बहुत इंपॉर्टेंट जगह था सिंध प्रांत में। वह आक्रमण किया, और इसी आक्रमण यहीं पर दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। ध्यान दीजिए मित्रों, इस रावल पर ही दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। जब लड़ता हुआ दाहिर मारा गया, तो उस युद्ध का नेतृत्व इसकी पत्नी शुरू कर दी, जिसका नाम रानी बाई थी। वह अरबों का सामना करना शुरू कर दी रानी बाई। वह रानी बाई मोर्चा को संभाला, और युद्ध को आगे ले जाने के लिए वह विचार करने लगी और सोचने लगी और तैयार हो गई। लेकिन उनके साथ, रानी बाई के साथ ध्यान दीजिए कि रानी बाई अरबों के जो आक्रमणकारी थे उनके सामने वह कमजोर साबित हुई। जब वह कमजोर साबित हुई, वो अपने को हारता हुआ देखी, तो वह स्वयं अपने को जौहर कर दिया,
और जौहर कर लिया तो इस प्रांत यह जगह भी कासिम के अधीन हो गया। इसके बाद उसकी नजर ब्राह्मणवाद पे पड़ी। यहां दाहिर का पुत्र जयसिंह था, यहां दाहिर का पुत्र जयसिंह था। जयसिंह ने भी कासिम के नेतृत्व किया, कासिम का सामना किया और कासिम का सामना करने के बाद वह जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो जैसे वह इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया। यहाँ यह ब्राह्मणवाद इसलिए प्रसिद्ध है कि जैसे युद्ध खत्म होने के साथ ही इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया। दूसरा, ब्राह्मणवाद पर आक्रमण करने के बाद, विजयी होने के बाद उसकी नजर अलोर या अरोर पर पड़ी और अलोर या अरोर के साथ ही यहाँ पर यह जो अलोर और अरोर थी यह दाहिर की राजधानी थी। यह राजधानी थी दाहिर की, और किसी भी राज्य की राजधानी सबसे महत्वपूर्ण होती है जिंदगी के लिए। इसलिए वह दिमाग लगाया कि अगर हम एक बार अगर सबसे पहले राजधानी पर आक्रमण करते हैं तो शायद वह पराजित हो सकता है। इसीलिए वह सिंध के एक छोटे से जगहों से वह आक्रमण करना शुरू किया और यहां से आक्रमण करते हुए धीरे धीरे वह उसकी राजधानी अलोर पहुंच गया और अलोर पहुंचते ही वह अलोर को भी जीता और अलोर जीतने के बाद वह पूर्ण रूप से यह सिंध विजय कर चुका था। अर्थात अलोर का विजय ही उसे सिंध विजय की पूर्णता प्रदान कर दी। सिंध विजय एक कंप्लीट विजय हो गया अलोर के साथ ही। लेकिन एक और प्रांत बचा, मुल्तान, क्योंकि अलोर जीतने के बाद कासिम ने मुल्तान की तरफ अपना रुख किया। मुल्तान के पास एक जगह थी सिक्का, वह मुल्तान के पास सिक्का और मुल्तान दोनों को जीता और दोनों को जीतने के बाद यहां से इतना सोना पाया, इतना अधिक धन पाया कि कासिम गदगद हो गया धन पाकर। इस धन के पाने के साथ ही कासिम के मन में यह शंका उपजी कि हाँ इतना धन कैसे आया। इसीलिए इस धन के साथ ही वह इस नगर को स्वर्ण नगर कहने लगा। सोने का नगर इसका नाम रख दिया गया क्योंकि सबसे अधिक धन मिला हुआ था। दूसरी ओर देखते हैं कि सिक्का के व्यापारियों ने जब देखा कि यहाँ के शासक जो सिंध का शासक है हार गया, कासिम जीतता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था, तो सिक्का के व्यापारियों ने सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली और मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार करने के साथ अपना सब कुछ उन्होंने कासिम को ही मान लिया। यह थी कासिम के प्रमुख अभियान। लेकिन कासिम के प्रमुख अभियान के तहत इस सिंध प्रांत का गवर्नर कासिम को ही नियुक्त किया गया था और जब यह जीता, सिंध को जीता, तो सिंध को जीतने के बाद कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए, ऊंचे पदों पर बैठाया, ऊंचे पदों पर बैठाया। बैठाने के साथ ही एक घटना घटी, आप ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि कासिम आखिर कैसे आया। तो ध्यान दीजिए, कासिम भारत पर इराक का जो सूबेदार था हजाज, इससे पहले श्रीलंका से कुछ नाविक बेड़े चले हुए थे और जब नाविक बेड़े चले हुए थे तो समुद्र में देवल के कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया और लूटने के बाद वह कहा, जब उसके बेड़े लूट लिए गए तो इराक का जो सूबेदार हजाज था, हजाज ने दाहिर से कहा कि आप उस लूटे हुए बेड़े का हर्जाना दे दीजिए। लेकिन दाहिर हर्जाना देने से मना कर दिया। दाहिर हर्जाना देने से मना करने के बाद हजाज ने
खलीफा से अनुमति ली और उस समय खलीफा वाजिद था, वाहिद उस समय का खलीफा था, वाहिद ने आक्रमण करने की अनुमति दे दी। इसीलिए वह पहले उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन वह सेना असफल हो गई। उबैदुल्लाह असफल हो गया। उबैदुल्लाह के बाद वह वर्दुल के नेतृत्व में एक सेना भेजी, वर्दुल भी असफल हो गया। तब वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेनाएं भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया और वह सेनाएं मकराना मार्ग से होते हुए भारत पर आक्रमण करने के लिए चल दी। 711-12 ईस्वी में लगभग 711-12 में मकराना मार्ग से होता हुआ कासिम भारत पहुंचा और भारत पहुंचने के बाद देवल पर पहला आक्रमण कर दिया और उसी आक्रमण के साथ वह लगातार इन प्रांतों को जीता और प्रांत जीतने के बाद दाहिर यहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ। लेकिन इसी के साथ ही दाहिर की दूसरी पत्नी थी, दाहिर की दूसरी पत्नी लाड़ी, जिसका नाम लाड़ी थी और लाड़ी की दो बेटियां थीं। लाड़ी की दो बेटियां और वह दोनों बेटी बहुत अति सुंदर थीं। उन दोनों बेटियां दाहिर, थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं, आपने इसे देख लिया होगा। पूरे विजय अभियान के बाद वह सोचा कि हम अपने वाहिद जो खलीफा है, खलीफा को खुश कर दें कि वह मान जाए कि हमारी शक्तियां क्या हैं। इसी में वह दाहिर की दूसरी पत्नी थी, दाहिर की दूसरी पत्नी लाड़ी थी और लाड़ी की दो पुत्रियां थीं, एक थी सूर्या और एक परमल, एक सूर्या और एक परमल। इन दोनों पुत्रियों को, लाड़ी के दोनों पुत्रियों को वह खलीफा को खुश करने के लिए खलीफा के पास भेजा, खलीफा के दरबार में इसको पेश किया। लेकिन वहां जाने के बाद यह सूर्या और परमल खलीफा से यह कही कि आपके पास भेजने से पहले दाहिर ने, कासिम ने हम लोग के कौमार्य को भंग कर दिया है, अर्थात हमारे कुंवारेपन को भंग कर दिया है। इसीलिए हम कुंवारे नहीं रह गए। इस पर खलीफा वह नाराज हुआ, खलीफा इस पर नाराज हुआ और खलीफा नाराज होने के बाद वह दाहिर को वापस बुलाया, कासिम को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद उसको मेसोपोटामिया भेज दिया गया। मेसोपोटामिया भेजने के बाद उसे जेल में बंद कर दी गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, आपका जो हज्जाज का शासक था, इराक का शासक था हज्जाज का दामाद था मोहम्मद बिन कासिम और वहां का जो खलीफा था वाहिद का भाई था सुलेमान। यह सुलेमान, वाहिद का भाई जो सुलेमान था, यह सुलेमान की हज्जाज से दुश्मनी थी। इसीलिए कहा जाता है कि खलीफा इसीलिए कदम उठाया और कासिम को गिरफ्तार करवा के उसे मेसोपोटामिया भेज दिया गया, उसे जेल में बंद कर दिया गया। दूसरी ओर यह उसकी कहानी थी मृत्यु की। लेकिन ध्यान दीजिए कि दाहिर के मरने के बाद, कासिम के मृत्यु के बाद जो सिंध का अगला गवर्नर बना, वह अगला गवर्नर याजिद जुनैद और याजिद जुनैद के बाद जो दूसरा गवर्नर बना वह गवर्नर हबीब था। हबीब ने ही अपने नेतृत्व में कई सेनाएं भेजी। सबसे पहली सेनाएं वह कश्मीर में भेजा और कश्मीर में भेजने के बाद वहां का शासक ललितादित्य था। ललितादित्य ने उनके अभियान को असफल कर दिया, वहीं से वापस आ गए।
उसके बाद हबीब ने अगला अभियान अपना हुआ गुर्जर, प्रतिहार और चालुक्यों पर करने के लिए भेजा, लेकिन वह भी अभियान उसका सफल हो गया। अर्थात अब ध्यान दीजिए कि जितना वह अभियान कासिम ने किया था, उस कासिम के अभियान के बाद आगे अरबों ने सिंध पर आगे आक्रमण करने का प्रयास तो किए, लेकिन असफल हो गए। इसीलिए जब वह गुर्जर, प्रतिहारों और चालुक्यों ने उनको पराजित कर दिया, तो अरब यात्री सुलेमान ने एक बार कहा था कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं यह मुसलमानों के दुश्मन हैं। इसी व्यू से वह आगे बढ़े, लेकिन आगे नहीं बढ़ सके और यही तक उनका अभियान रहा। हम इसके बाद इसका प्रभाव थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि अगर वह अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया, तो इनका प्रभाव भी पड़ा होगा। और वह प्रभाव क्या पड़ा था, ध्यान दीजिए। वह पहला प्रभाव यह था कि आर्थिक क्षेत्र पर इनका पहला प्रभाव पड़ा, क्योंकि समुद्री व्यापार में अरबों का एक अधिकार था। अरब लोग समुद्र में व्यापार में बहुत पारंगत थे। इसीलिए भारत का व्यापारी लोग या भारत का व्यापार भारत से निकलकर यूरोप और एशिया, यूरोप और अफ्रीकी कंट्रियों में महाद्वीपों में पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद भारत का दूर देशों तक इनका संपर्क बढ़ता गया। दूसरा यह था कि भारत के बहुत से वैज्ञानिक जैसे मल, मनक, वजीगर यह भारत से निकलकर अफ्रीकी देशों में पहुंचे। तीसरी बात यह थी कि अमीर खुसरो बताते हैं कि अरब से एक ज्योतिष भारत आया, मतलब व्यक्ति आया, लेकिन भारत के बनारस में रहकर 10 साल तक वह ज्योतिष का अध्ययन किया, जिसका नाम अबू मासर था। वह 10 वर्षों तक बनारस में रहा और रहने के बाद यहाँ ज्योतिष का अध्ययन किया। इसी तरह तमाम प्रयास में भारत के जो खेल अंक पद्धति थी, वर्गमूल था, घनमूल था, शून्य था, दशमलव था, यह सब भारत से निकले और अफ्रीकी यूरोपीय कंट्रियों में पहुंचे। इस प्रकार इसका प्रभाव भी पड़ा भारत पर। भारत में भी विदेशों से लोग आए, भारत में भी वह नए नए शतरंज को दिया, तमाम ऐसे खेल दिए, यह तमाम प्रभाव भारतों पर पड़ा। इस तरह मेरे दोस्तों, यह पार्ट 2 सिंध पर अरबों के आक्रमण में कासिम का अभियान पर चर्चा हो रही थी। यह अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अंत तक देखने का प्रयास करें। थैंक यू।